हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय के पहले पार्ट को, लग्नेश भाव फलम, है ना। भावेश फलाध्याय को पढ़ रहे हैं, 17वें अध्याय में है हम, और हमने लग्नेश भाव फलम को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे धनेश भाव फलम। ठीक है, ये जन्म कुंडली है, इसमें धन भाव में यानी सेकेंड होम में धनुराश बैठी हुई है, और धनुराश का मालिक जो होता है वो गुरु होता है। तो गुरु कहाँ है, यहाँ पे है तो क्या फल देगा, यहाँ है तो क्या फल देगा, यहाँ है तो क्या फल देगा। इसी प्रकार जिस घर में भी गुरु बैठा हो, वहाँ बैठ करके वो जातक के जीवन में क्या क्या शुभ या अशुभ फल दे सकता है, देता है, इस विषय में हम आज विस्तृत वृहत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज अपने चर्चा की ओर बढ़े। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि देखो, अगर एक बात है हर तरह का, जैसे मान लो धनेश अगर फर्स्ट होम में बैठा हो तो अपने परिवार के लिए ही वो कंटक के समान होता है। पुत्रवान तो होता ही है, धनी होता है, निष्ठुर होता है, कामी होता है तथा परोपकारी होता है ना। लेकिन इस धनेश के ऊपर जो लग्न में बैठा हो, इस पे और किस किस ग्रह की दृष्टि है, अथवा वो स्वयं कौन सा ग्रह है, उसके केंद्र में होने से या त्रिकोण में होने से या किसी मारक घर में होने से वो क्या फल देता है, ये विषय भी अपना सेपरेट मायने रखता है ना। इसका अपना अलग फलादेश होता है, जिसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक पार्ट को जानना आपको जरूरी है। लग्नेश को हमने जाना कि वो कहाँ होगा तो क्या फल देगा, धनेश को जान जाएंगे वो कहाँ होगा तो क्या फल देगा। इसी प्रकार हम सहजेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और व्ययेश, इन सब के विषय में जान लेंगे। ठीक है, तो वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, जैसे मान लो यहाँ पे वृष लग्न की कुंडली होती है तो लग्नेश जो है शुक्र होता है। ठीक है, वो शुक्र कहाँ बैठा हो तो क्या फल देगा, ये उसके हिसाब से अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे चल के और भी इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अपने प्रकरण की ओर लेकर के चलूँ। उससे पहले बतला दूँ कि मेरे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को facebook.com/astroclasses आप लाइक करें, क्लासेस में डबल एस है, और ट्विटर पे हमें फॉलो करें @astroclasses एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट, है ना। कोई भी नई वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल जाएगी इमीडिएटली। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं ये www.astroclasses.com, तो यहाँ पे आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। एक क्लिक से आप फेसबुक का आइकॉन बना है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का हमारा पेज खुल जाएगा। ट्विटर का आइकॉन बना है, ट्विटर के उसके आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ट्विटर का पेज खुल जाएगा। इसी प्रकार यूट्यूब का है, यूट्यूब के सारे वीडियो भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे, और वहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे चैनल खुल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप वहाँ विजिट करें, और कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन, किसी भी प्रकार की सलाह के लिए दक्षिणा दे करके आप हमारे अकाउंट में जमा करके आप इस नंबर पे कॉल करके सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें, उससे पहले एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
या आप बालाजी स्ट्रो परिवार के सदस्य बन सकते हैं, है ना। वैसे जनरली एक कुंडली पर एक बार प्रेडिक्शन लेने के लिए दक्षिणा जो है वो 2100 रुपया है, ठीक है। कोई ऑफर आए तो 1100 रुपया, दिवाली दशहरे में 10 दिन 15 दिन के लिए कोई ऑफर आए तो 1100 रुपया हो जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आपको सालों भर कभी भी पूरे वर्ष तक किसी भी दिन अगर जानना है, कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का सलाह लेना है, तो अगर आप एक वर्ष की सदस्यता लेते हैं, सिर्फ एक जन्म कुंडली के ऊपर ही वर्ष पर्यंत बिना किसी अलग दक्षिणा के मुफ्त सलाह दिया जाएगा। आप कभी भी कॉल करके सलाह ले सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप फोन करके हमें सदस्यता ले सकते हैं। किसी भी सदस्य को किसी दूसरे व्यक्ति अथवा रिश्तेदार जो सदस्य न हो उसकी कुंडली के ऊपर सलाह लेना हो तो जो ऑफिशियल चार्ज है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सदस्य बने और जीवन के हर तरह के परिस्थितियों से आप ज्योतिष के माध्यम से अवगत रहें, हमसे प्रेडिक्शन लें। बात करके आपसे हमें खुशी मिलती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े। इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। बहुत से माय डियर लोग इसमें हैं, बहुत से रॉयल पर्सन इसमें हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आपको उनके साथ मीटिंग मिलेगी, है ना। कोई भी आप जो आयोजन होता है उसमें भाग ले सकते हैं, अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं। तो आप सदस्य बने, ठीक है। चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि धनेसे च तनौ पुत्रे स्वकुटुंबस्य कंटकः धनवान निष्ठुरः कामी परकार्येषु तत्परः। पुत्री मतलब पुत्रवान, है ना। जिस जातक की जन्म कुंडली में धनेश यानी सेकेंड होम का मालिक तनव यानी फर्स्ट होम में बैठा हो तो ऐसा जातक पुत्रवान होता है। लेकिन स्वकुटुंबस्य कंटकः अपने परिवार के लिए ही कंटक के समान होता है, कांटे के समान होता है। धनवान निष्ठुरः कामी, धनवान होता है निष्ठुर लेकिन होता है, इसके अंदर हृदय नाम की चीज नहीं होती, ममता इमोशन को ये भाव देने वाला नहीं होता है, कामी होता है। और पर कार्यसु तत्पर, किसी की मदद तो करता ही है, पर कार्यसु तत्पर, उसमें तत्पर रहता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। धने से धनगे मर्त्य धनवान गर्भ संयुतः भार्या द्वयम, क्या बात है, भार्या द्वयम त्रयम वापी पुत्रहीन प्रजायते। कहते अगर सेकंड होम का मालिक सेकंड होम में ही बैठा हो तो जातक धनी होता है, ठीक है, और गर्व से युक्त होता है। धनवान गर्व संयुतः भार्या द्वयम त्रयम वापी पुत्रहीन प्रजायते। 2 या 3 पत्नी इसकी हो सकती है, फिर भी ये पुत्रहीन ही रहता है। अगले श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से सहजे तुर्ये विक्रमी मतिमान गुणी परदाराभिमानी च लोभी वादेव निंदक। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सेकेंड घर का मालिक दूसरे घर का मालिक तीसरे या चौथे घर में होता है तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है। लेकिन परदाराभिमानी च, कहते हैं पराई स्त्रियों पर अभिमान करने वाला होता है, अत्यंत लोभी और देव निंदक होता है, ठीक है। अपने अगले श्लोक में कहते हैं कि धने से सुत भावस्थे पुत्र तो धनवान भवेत कृपणो दुख भाग जातो यशस्वी पुत्रवान भवेत। अगर 5वें घर में बैठा हो दूसरे घर का मालिक तो जातक पुत्रवान होता है, धनवान होता है, अत्यंत कंजूस होता है। और कंजूसी तो साहब दुख का मूल कारण है, और वो भी धर्म में कंजूसी। मैं देखता हूँ लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बिना मतलब का खर्च कर देते हैं,
कहीं दिखाना हो अपने आप को तो वहाँ पे टिप देने के लिए लोग हजार हजार के नोट ऐसे निकाल कर उड़ाते फिरते हैं। और जब दक्षिणा देने की बात आए, धर्म कर्म करने की बात आए, सोच के बताता हूँ साहब, अरे साहब क्या पंडित जी लोग बहुत लालची होते हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह की दलील, तरह तरह की, हाँ, जहां श्रद्धा नहीं करनी है। अब बताओ टीवी सीरियल वाले बिना मतलब का लोगों का टाइम बेकार करते हैं, कुछ नहीं दिखाते, केवल किसी, कभी कभी तो मैं कहीं अगर बैठूं जाकर किसी घर पे और सीरियल अगर चल रहा हो तो देखता हूँ एक जो नायिका होती है उसका चेहरा दिखाने में कभी कभी पूरा सीरियल का एक दिन का एपिसोड खत्म हो जाता है ना। और उसको लोग इतनी एकदम उत्कंठा पूर्वक देखते हैं, क्या बात है। और अगर उनको बोलो कि मंदिर में चले जाओ, आरती में चले आओ, तो अरे साहब समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, क्या करें गुरुजी, है ना। ये जो है ना दुख का कारण है, ठीक है। इसलिए ठीक है, एक हमारे यहाँ कहावत है, धन राख धर्म। तो आप धर्म में सब न उड़ाएं, और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, परंतु अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं, वर्ष में आपका सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, तो वर्ष में एक बार 10-20 हज़ार रुपये अगर आपको खर्च करने पड़े धर्म में, हाँ, भले ही वो किसी ज्योतिषी के माध्यम से ग्रह शांति के रूप में बतलाया जाए या किसी तरह के पूजा पाठ, तो उसमें करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हानि या कोई तकलीफ होना चाहिए। जो सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, धर्मवान निष्ठावान व्यक्ति है, उसके लिए। बाकी तो लोग तरह तरह के हैं, सबको तो समझाने की कोई बात ही नहीं है। तो आप कंजूस न बने इस मामले में, क्योंकि ये कंजूसी जो है दुख का कारण होता है, ठीक है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, पुत्रवान होता है, जिसकी कुंडली में धनेश जो है पंचम भाव में बैठा होता है। चलिए हम अपने अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि धनेश से शत्रुगे शत्रोर धनम प्राप्नोति निश्चितम, शत्रुतो वित्तनासः स्यात् गुदे चोरवो भवेत् चरु। कहते हैं कि धने से शत्रुगे शत्रुः धनम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जातक की जन्म कुंडली में धनेश यानी सेकंड होम का मालिक अगर छठे घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक शत्रु से धन प्राप्त करता है ना। और शत्रु के द्वारा ही, शत्रु के कारण ही वित्तनाशः स्यात्, है ना, धन का नाश भी इस व्यक्ति का हो जाता है। और गुदे च उरु भवेत् च रुक, रुक मतलब रोग, कोई भी रोग जो है इस जातक को उरु में अथवा गुदा में गंभीर रोग होता है, होने की संभावना होती है। चलिए हम अपने अगले श्लोक 14वें श्लोक को देखते हैं, जो 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। उसमें महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से सप्तमे वैद्य परजायाभिगामिनः जाया तस्य भवेद वेश्या माता च व्यभिचारिणी। जिस जातक की जन्म कुंडली में धनेश यानी सेकंड होम का मालिक 7 होम में बैठा हो, 7th होम में बैठा हो, ऐसा जातक डॉक्टर होता है ना, और परस्त्रीगामी होता है। इसकी पत्नी का भी स्वभाव अच्छा नहीं होता, माता भी कुछ अच्छी नहीं होती, है ना। तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है, आपको बहुत सोच समझ करके और बहुत ज्ञान रखना पड़ेगा इसके लिए, और ज्ञान से ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब कहाँ बोलना है, और दूसरी बात कि उसको कैसे डिफाइन करना है। और उससे भी बड़ी बात कि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है, वो कहाँ बैठा है, तो उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है,
और उसको वो दृष्टि कमजोर करती है अथवा बलवान करती है, और वो स्वयं कौन सा ग्रह है तथा वो केंद्र में, त्रिकोण में, अकारक घर में, मारक घर में, कौन से घर में बैठा है, उसके बाद ही आपको फलादेश करनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने 15वें श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि धने से मृत्यु गेहस्थे भूमिद्रव्यम भवेद ध्रुवम जाया सौख्यम भवेद स्वल्पम ज्येष्ठ भ्रातृ सुखम नहीं। कहते हैं इस जातक का बड़ा भाई का सुख इसके जीवन में नहीं होता है, और जाया सौख्य भी अल्प होता है। जाया मतलब पत्नी का सुख भी अल्प होता है इसके जीवन में। कहते धने से मृत्यु गेहस्थे, कब? जब सेकेंड होम का मालिक एट होम में बैठा हो। ठीक है, लेकिन एक चीज इसके पास अवश्य ही होता है, और लभे ध्रुवम, निश्चित ही होता है। क्या? भूमि और द्रव्य, धन और जमीन से युक्त होता है। अगले श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि धने से नौ में लाभे धनवान उद्यमी पटु बाल्ये रोगी सुखी पश्चात आयु समाप्यते, है ना। कहते हैं कि सेकेंड होम का मालिक यदि 9th अथवा 11th होम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, और पटु मतलब विद्वान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। बाल्य रोगी, है ना, ये जन्म काल में, बचपन अवस्था में, बाल्यकाल में रोगी होता है, लेकिन उसके बाद आयु समाप्यते पर्यंतेन सुखी स्यात्, है ना, आयु पर्यंत जीवन भर सुखी रहता है, कोई रोग नहीं होता। ठीक है, अगले श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि धने सो दशमे यस्य कामी मानीच पंडितः बहुदार धनैर्युक्तः सुतहीनो प्रजायते। यदि सेकेंड होम का मालिक 10th होम में बैठा हो किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो वह जातक कामी होता है, स्वाभिमानी होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, बहुदार धनैर्युक्त, बहुत सी पत्नियों, बहुत से धन से युक्त होता है, लेकिन सुतहीन प्रजायते, पुत्रहीन होता है। कहते हैं कि धने से व्यय गे ज्ञानी साहसी धनवर्जित जीविका नृपगे हाच्य ज्येष्ठ पुत्र सुखम नहीं। दूसरे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक ज्ञानी होता है, साहसी होता है, लेकिन धन इसके जीवन में कभी अर्जित नहीं हो पाता है, धनार्जन में इसे तकलीफ होता है। जीविका नृपगे हाच्य, देखिए एक अपने सेंस की, अपने दिमाग की बात है। आपका दिमाग कितना चलता है उसके ऊपर आपके जीवन में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पुस्तक जो है वो आपको एक अंदाजा, एक क्या बोलते हैं कि आपको आइडिया दे सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा दिमाग तो आपको ही चलाना पड़ेगा। एक आचार्य चाणक्य का श्लोक है, शास्त्र तस्य करोति किम। जिसके पास अपनी बुद्धि न हो, अपना विवेक न हो, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं कि जीविका नृपगे हाच्य, यानी राजा के घर से उसकी जीविका चलती है। इसका मतलब आपने क्या निकाला? देखो भाई, मुझे तो लगता है कि नृप गेहाच्य जीविका स्यात्, जिस जातक के जीवन की जीविका जो है वो अगर राजा के घर से, अर्थात उसको सरकारी नौकरी तो होना निश्चित है। समझ गए? तो धनेश और व्ययेश, ठीक है, अगर धनेश व्यय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र सुखम न ही, अर्थात बड़े बेटे का सुख नहीं होता। इसका मतलब कि पुत्र सुख इसके जीवन में होता है, समझे? नहीं देखिए, अपना दिमाग आपको चलाना ही पड़ेगा, ये बात मैं बार बार बोलता हूं।
तो इस जातक के जीवन में ज्येष्ठ पुत्र का सुख नहीं है, अर्थात दूसरे पुत्र का सुख, तीसरे चौथे पांचवें पुत्र का सुख इसके जीवन में, अर्थात कुल मिलाकर के पुत्र का सुख इस जातक के जीवन में है। ज्येष्ठ पुत्र सुखम नहीं मतलब बड़े बेटे का सुख नहीं है, बाकी पुत्रों का सुख है इसके जीवन में। तो ये पुत्रहीन नहीं होता है जिस जातक की जन्म कुंडली में धनेश व्यय घर में बैठा हो। चलिए आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पे पूर्ण होता है और हम अपने अगले प्रकरण में सहजेश भाव फलम को पढ़ेंगे। ठीक है, कि सहजेश यानी तीसरे घर का मालिक कौन से घर में बैठा हो तो क्या शुभ या अशुभ फल देता है, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले आप प्लीज मेरे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है मेरा, उस पर विजिट करें, वहाँ से आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोर्ट दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से संबंधित सलाह लेने के लिए आप हमें संपर्क करें, कॉल करें। हमारा पता यह है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफिस में अगर आप आते हैं तो ये सारी दक्षिणा, सारा फीस जो है आधे से भी कम हो जाएगा। हाँ, तो आपको ऑफिस में अगर आना है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रकरण में तीसरे भाव के फल को पढ़ेंगे। तो आप हमारे बालाजी एस्ट्रोलॉजी परिवार के, एस्ट्रो परिवार के मेंबर बने, इसमें आपको बहुत फ़ायदा है और हमें भी आपके साथ जुड़कर आपके माध्यम से कुछ धर्म का कार्य करके और आपकी सेवा करके, आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर तो अगर आप मेंबर हैं तो प्रतिदिन हमसे बातें कर सकते हैं, किसी भी तरह का सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंबर बने हैं बालाजी एस्ट्रो परिवार के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक।